बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं को करिकुलर कोर्स, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर कोर्स है, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ये आपका को करिकुलर कोर्स है। और दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आप लोगों ने जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप लोगों ने एक अनिवार्य प्रश्न पत्र दिया था जिसका नाम था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र आपको देना है जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। आपकी ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में कराई जाती है, यानी कि OMR सीट द्वारा ये पेपर आयोजित किया जाता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है दोस्तों, केवल और केवल ये पासिंग मार्क के लिए होता है। इसका मार्क आपके मार्कशीट पे नहीं जुड़ता है, केवल ये क्वालिफाई लिख करके आएगा, लेकिन ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये पेपर आपको पास करना होगा। अगर आप इस पेपर को पास नहीं करते हैं तो आप अदर सब्जेक्ट में अगर पास हैं फिर भी आप उस सेमेस्टर में फेल कर दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो आज मैं को करिकुलर कोर्स का नया मॉडल पेपर 2023 सत्र का लेकर के आ गया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 200 यानी 200 प्लस MCQs आज हम हल करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए लाभदायक रहेगी। चाहे आप BSc में हों, चाहे आप BA कर रहे हों या आप BCom से हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आपका एक ही पेपर होता है जो कि फर्स्ट, जो कि आपका BA अगर BA कर रहे हैं तब भी आपका यही पेपर मिलेगा, आपको सेम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी अभी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, CPR जरूरी है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सांस तथा हृदय गति रुकने पर, B कह रहा है कि घायल होने पर, C है बेहोश होने पर और D दिया गया उपयुक्त सभी। तो CPR जो है, CPR ये कब दिया जाता है? ये दोस्तों जब सांस तथा हृदय गति रुक जाती है तो CPR दिया जाता है। CPR है क्या? लगभग 1 मिनट के अंदर 30 से 40 बार आपके सीने पे दोनों हाथ से दबाव दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? CPR कहते हैं। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो कि है दिल का दौरा पड़ने पर होता है। पहला ऑप्शन दिया गया सीने में जकड़न तथा बेचैनी, दर्द कंधा या गर्दन, हाथ तथा पैर पर तक फैलाना या आ तथा बा दोनों। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। इसमें आ और बा दोनों सही हैं, क्योंकि जब दिल का दौरा पड़ता है तो आपके सीने में जकड़न होती है। ठीक है, आपके सीने में जकड़न तथा बेचैनी आ जाती है, आपके कंधे तथा हाथ जो हाथ पैर होता है वो फैलने लगता है। ठीक है, दर्द जो होता है वो फैलने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है उल्टी आने पर दवा दी जाती है। पहला दिया गया है दोस्तों डिस्प्रिन, ऑप्शन B दिया गया है एवोमिन, ऑप्शन सा है बुफ्रेन और ऑप्शन दा कह रहा है कि कालफॉल। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कौन सा आंसर सही है? आपका बी नंबर ऑप्शन क्या है? एवोमिन। एवोमिन जो है ये एक ऐसी दवा है जो उल्टी जब आती है तो आपको दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाक्त भोजन में होता है, जो विषाक्त युक्त भोजन होता है उसमें क्या पाया जाता है? सल्मोनेला पाया जाता है या फिर क्लास्ट्रीडियम पाया जाता है या प्लाज्मोडियम पाया जाता है, इलेक्ट्रोवेसिलस पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सल्मोनेला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो विषाक्त भोजन होता है उसमें पाया जाता है क्या? सल्मोनेला पाया जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीवेनम किसकी सहायता करता है? जो एंटीवेनम है वो किसकी सहायता करता है? तो एंटीवेनम सांप के जहर के लिए तैयार किया जाता है या फिर पेड़ पौधों के रस से या सांपों के रक्त से या रसायन। देखिए जो एंटीवेनम है वो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एंटीवेनम जो होता है दोस्तों
वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो वो सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है। जैसे जब सांप आपको बाइट करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंटीवेनम उपलब्ध होता है जो कि सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बड़ों को CPR देते समय, जैसे कि आप बड़े का मतलब हो गया है कि अगर आप 50 प्लस हैं, ठीक है, तो उस समय CPR देते समय छाती को दबाने व सांस जो लेने का अनुपात है वो कितना रहता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि 2 बार छाती को दबाना और 30 बार सांस लेना। ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 बार छाती को दबाना और 2 बार सांस लेना। ऑप्शन सी है कि 15 बार सीने को दबाना और 2 बार सांस लेना। और ऑप्शन दा है कि 30 बार छाती को दबाना और 2 बार सांस लेना। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार आप छाती को दबाएं और 30 बार सांस जल्दी जल्दी दें। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है मूर्छा क्या है। डर की प्रतिक्रिया है, अचानक जो गिर जाना, या थोड़े समय के लिए अचेतित हो जाना, या फिर जुकाम का लक्षण। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। मूर्छा जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। अगर आप थोड़े समय के लिए अचेतन में चले जाते हैं तो आपको उसको क्या कहा जाता है, उसको मूर्छा कहा जाता है, वो मूर्छा का रूप होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख कार्य क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का यहाँ पर पूछा गया है प्रमुख कार्य। तो प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है आहत को उसके घर तक पहुँचाना, या ऑप्शन बी है आहत को आवश्यक संकट काल में, यानी आहत का मतलब जो चोटिल है, ठीक है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य कार्य होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति घायल है तो उसको पहले घर पहुंचाएंगे, या आप जो चोटिल व्यक्ति है उसको आवश्यक संकट काल में उपचार प्रदान करेंगे, या आहत को बेहोशी का इंजेक्शन देंगे, या आहत को गर्म दूध पिलाएंगे। तो सबसे पहले आपका परम कर्तव्य है कि आप जो भी व्यक्ति चोटिल है उसको संकट काल के समय प्राथमिक उपचार प्रदान करें जो आपसे आवश्यकता रूप हो सकता हो। ओके, तो आपका यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहत को आवश्यक संकट काल में उपचार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण। ऑप्शन ए कह रहा है कि साधन संपन्न एवं सूझबूझ वाला, या बातचीत करने की कला में निपुण, या अहंकारी हो, या घबराहट वाला हो। तो दोस्तों जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके जो प्रमुख गुण होने चाहिए वो होने चाहिए साधन संपन्न तथा सूझबूझ वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, ये आपका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, 1.20 लीटर, या ऑप्शन बा कह रहा है कि 7.9 लीटर, या ऑप्शन सा है 5.6 लीटर, या ऑप्शन दा कह रहा है कि 8.6 लीटर। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के या स्वस्थ शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो लगभग होनी चाहिए कितनी, 1.6 लीटर। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है, सा नंबर वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है, RBCS का जीवन काल कितना होता है। RBCS का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है आपका 80 से 100 दिन, ऑप्शन बी आपका दिया गया है यानी बा है 50 से 70 दिन, सा ऑप्शन कह रहा है कि 25 से 75 दिन, और दा ऑप्शन है कि 90 से 120 दिन। तो RBCS का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 90 से 120 दिन। कितना होता है, 90 से 120 दिन होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर दा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार श्वेत कणों में किस प्रकार लाल अम्लीय रंग चढ़ता है, न्यूट्रोफिल, या फिर इओसिनोफिल, या ऑप्शन सा है बेसोफिल, ऑप्शन दा दिया गया है लिम्फोसाइट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा है इओसिनोफिल। ठीक है, ये एक प्रकार का श्वेत कण है। जब श्वेत कण की बात हो, दानेदार श्वेत कण में जो लाल अम्लीय रंग चढ़ता है वो इओसिनोफिल के द्वारा चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर में ताप को कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है।
पहला ऑप्शन है 100.1 फ़ारेनहाइट या फिर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सा ऑप्शन दिया गया 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन दा दिया गया है दोस्तों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। रक्त फेफड़ों एवं त्वचा की सहायता से शरीर के ताप को लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर द आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से क्या थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रोनोज से बनता है? कोई इसका क्षति बनती है, या फिर कैल्शियम लवण बनता है, या थ्रोम्बिन बनता है, या फिर फाइब्रिन बनता है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि जब थ्रोम्बिन की उपस्थिति में जो फाइब्रोनोज होता है, इन दोनों का जब कैलकुलेशन होता है यानी कि कंपैरिजन होता है, तो ये क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हृदय का वजन पूछा गया है कि हृदय का वजन कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है कि 200 ग्राम होता है हृदय का वजन, या फिर 250 ग्राम होता है, या फिर दिया गया है कि 300 से 350 ग्राम होता है, या 200 से 250 ग्राम के बीच में होता है। तो बता दें आपको कि हृदय का जो वजन आका गया है वो आका गया है 300 से 350 ग्राम के बीच में। सो ऑप्शन नंबर सा आपका यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है कि बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए, सीधे, उल्टा, या सिर के बल, या फिर करवट। तो दोस्तों जो बेहोश व्यक्ति है उसको कभी भी उल्टा नहीं लिटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यहाँ पर आपको आंसर करना होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो उसका जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 52 से 60 बार, या ऑप्शन बा कह रहा है कि 62 से 70 बार, या ऑप्शन सा है 72 से 80 बार, या ऑप्शन दा कह रहा है कि 82 से 90 बार। तो एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो 1 मिनट में जो उसकी हृदय स्पंदन दर होगी वो कितनी होगी? वो होगी दोस्तों 72 से 80 बार धड़केगा। 72 से 80 बार धड़कता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क है, वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? नाड़ी की स्पंदन दर पूछी गई है। एक वयस्क व्यक्ति मतलब हो गया कि अगर जैसे कोई हष्ट पुष्ट है लगभग 30 प्लस, ठीक है, या 25 प्लस मान लीजिए, उसकी एज 25 प्लस है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति की जो नाड़ी स्पंदन दर है वो कितनी होगी? 95 बार, या फिर 72 बार, या फिर 60 से 65 बार होगा, या फिर 75 से 80 बार होगा? तो दोस्तों आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 बार। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 72 बार। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की जो स्पंदन दर है वो 72 होता है, यानी 72 बार होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? एक साधारण मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 15 से 20 बार, ऑप्शन बा है आपका कि 16 से 18 बार, ऑप्शन सा है दोस्तों 25 से 40 बार, और ऑप्शन दा कह रहा है कि 20 से 35 बार। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेता है वो 16 से 18 बार, लगभग कितनी बार? 16 से 18 बार सांस लेता है। सो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो पूछा गया है वो है प्रश्वसन के समय जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है? संकुचित होता है, फैल जाता है, या स्थिर रह जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्वसन के समय जो डायफ्राम होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो संकुचित रह जाता है। क्या रह जाता है? संकुचित रह जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
नसिका और मुंह के पीछे, जो नसिका है और मुंह के पीछे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वो नासिका कहलाता है, या स्वर यंत्र कहलाता है, श्वास नली के रूप में जाना जाता है, या फिर ग्रसनी के रूप में जाना जाता है? तो नसिका और मुंह के जो पीछे का भाग है वो क्या कहलाता है? वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रसनी कहलाता है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, किडनी का वजन कितना होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किडनी का वजन कितना होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 100 से 120 ग्राम। ऑप्शन बा आपका है कि 90 से 100 ग्राम के बीच में, या 80 से 100 ग्राम, या फिर दा दिया गया है 125 से 170 ग्राम। तो जो किडनी का वजन होता है दोस्तों वो कितना होता है? वो 90 से 100 ग्राम के बीच में होता है। कितना होता है? 90 से 100 ग्राम के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी संरचना अक्षर यू यानी अंग्रेजी के अक्षर यू के बराबर किसकी संरचना होती है? निकटस्थ कुंडलित जो नालिका होती है उसकी संरचना क्या यू के आकार की होती है, या फिर हेनेले कूप की, या फिर दूरस्थ कुंडलित नालिका की, या फिर संग्रह नालिका की? चलिए जल्दी से आप सब लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बा नंबर, हेनेले कूप। हेनेले कूप जो है उसकी जो संरचना होती है वो अंग्रेजी के अक्षर यू जो है उसके आकार की होती है। सो आंसर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? 15 लीटर, या 2.6 लीटर, या 1.6 लीटर, या फिर 5.0 लीटर? तो दोस्तों आपको बता दें हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर द्रव के रूप में बाहर निकलता है, मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में जल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? 96%, 2%, 80% या 40%? तो दोस्तों लगभग मूत्र में जो जल की मात्रा होती है वो 96% होती है। कितनी परसेंट? 96% जल की मात्रा मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन आ इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है? हमारे शरीर भोजन, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है छोटी आंत, बी दिया गया बड़ी आंत में, या सी है पेट, या फिर द ऑप्शन कह रहा है कि यकृत में। तो दोस्तों भोजन हमारे शरीर के पेट यानी हमारे शरीर में कहाँ पर? पेट में अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। लार का पीएच मान पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 6, ऑप्शन बा है 6.8, सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 7.5, और ऑप्शन दा कह रहा है कि 9.6। तो लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो 6 होता है। ध्यान दीजिएगा लार का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। सो ऑप्शन आ इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली जोड़ती है मुख से गले तक, या गले से पेट तक, या मुख से पेट तक, या फिर पेट से बड़ी आंत तक? तो जो ग्रास नली होती है वो क्या जोड़ती है? वो जोड़ती है, क्या जोड़ती है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जो ग्रास नली है वो जोड़ती है, क्या जोड़ती है? सभी लोग जल्दी से बताइए, ग्रास नली क्या जोड़ती है? तो ग्रास नली जो है वो जोड़ती है दोस्तों क्या? वो आपका गले से पेट तक जो होता है उसे ग्रास नली कहते हैं। ऑप्शन बा यहाँ पर आपको आपका जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रास नली को कहा जाता है, जो ग्रास नली होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको आहार नाल कहा जाता है, या स्वर यंत्र कहा जाता है, या फिर पेट कहा जाता है, या फिर श्वास नली के रूप में से जाना जाता है? तो ग्रास नली को दोस्तों क्या कहा जाता है? आहार नाल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रास नली श्वास नली के लिए, जो ग्रास नली है वह श्वास नली के लिए उपयोगी है या नहीं? ग्रास नली के लिए है पश्च, अग्र, या पार्श्व, या फिर पृष्ठीय? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्या हो जाएगा? ग्रास नली श्वास नली के लिए क्या है? पश्च है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना है, पेट बना होता है
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट बना होता है, पहला दिया गया 3 भागों से या 4 भागों से, 2 भागों से या फिर 1 भागों से। तो जो पेट बना होता है दोस्तों वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर के बना होता है। ओके, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि बड़ी आंत के पहले भाग को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया ग्रहणी, ऑप्शन बाद कह रहा है कि इलियम, या ऑप्शन सा दिया गया है आपका कोलेन या जिसे बृहदांत के नाम से जानते हैं, और डा ऑप्शन दिया गया है आपका सीकम। तो बड़ी आंत के जो पहले भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अगर यहाँ पर छोटी आंत होती तो छोटी आंत के पहले भाग को ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कोलेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेन के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर। और जब भी छोटी आंत पूछा जाएगा तो छोटी आंत के पहले भाग को ग्रहणी कहा जाता है। तो यहाँ पर बड़ी आंत पूछा गया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बड़ी आंत के दूसरे भाग जो कोलेन में होता है वो क्या होता है? आरोही अंग होता है, अवरोही अंग होता है, अनुप्रस्थ अंग होता है, या उपरोक्त सभी होता है? तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आरोही अंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी के बाद जो छोटी आंत के भाग को क्या कहा जाता है? जो ग्रहणी होती है उसके बाद में जो छोटी आंत होती है उसके भाग को क्या कहा जाता है? पहला है मध्यांतर या लाइपेज ग्रहणी या इमाइलेज ग्रहणी, या फिर कहा जाता है ऑप्शन नंबर दा दिया गया लाइपेज। तो ग्रहणी के बाद छोटी आंत के भाग को मध्यांतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मस्तिष्क जिम्मेदार है। पूछा गया क्वेश्चन, जो मस्तिष्क है वो जिम्मेदार है, सोचने के लिए जिम्मेदार है, हृदय गत नियंत्रण के लिए, शरीर की संतुलन के लिए, या उपयुक्त सभी? तो आप उपयुक्त सभी टिक करेंगे क्योंकि मस्तिष्क जो है इन सभी के लिए जिम्मेदार है। सो ऑप्शन द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित है? 2 भाग में, 3 भाग में, या फिर आपका ऑप्शन सा कह रहा है 4 भाग, या ऑप्शन दा है कि 5 भाग? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित है? वो आप 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, या मस्तिष्क से संबंधित है, या फिर नाड़ी से संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम जो संबंधित है वो संबंधित है मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, पहला ऑप्शन कह रहा है अनुमस्तिष्क, बा ऑप्शन कह रहा है प्रामस्तिष्क, सा है मध्य मस्तिष्क, और दा ऑप्शन है मस्तिष्कांक। ठीक है, तो मनुष्य के जो मस्तिष्क हैं उसका जो बड़ा भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों प्रामस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि सेरेबेलम, ऑप्शन बा है सेरेब्रम, ऑप्शन सा दिया गया है मेडुला, ऑप्शन दा दिया गया है थैलेमस में। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? तो बुद्धि का जो केंद्र है वो कहलाता है सेरेब्रम। क्या कहलाता है? सेरेब्रम आपका ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है? ठीक है, मानव शरीर में किन कोशिका में जो सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है? रीजनरेटिव पावर पूछा गया है। तो पहला दिया गया है मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन बा है आपका पेशी कोशिकाएं, ऑप्शन सा है अस्थि कोशिकाएं, और ऑप्शन दा कह रहा है यकृत कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन में
जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मस्तिष्क कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं इसमें रीजनरेटिव पावर जो होती है वो सबसे कम होती है। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया है ललाट भाग, ऑप्शन बा कह रहा है कि भित्तीय भाग से संबंधित है, या फिर लैंगिक भाग से, या फिर पश्च कपाल भाग से। तो प्रेरक जो है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ऑप्शन ए यानी कि ललाट भाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव मस्तिष्क की कौन सी पाल श्रवण से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है अग्र ललाट पाल, ऑप्शन बा है भातीय पाल, ऑप्शन सा है शंख पाल, और ऑप्शन नंबर दा कह रहा है अनक पाल पाली। ठीक है, तो इसमें जो मानव मस्तिष्क की कौन सी पाल श्रवण से संबंधित है, तो श्रवण से जो संबंधित है दोस्तों वो है शंखपाल, माफ़ कीजिएगा, शंखपाल जो है ये मानव मस्तिष्क के पाल श्रवण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए है वायु द्वारा, ऑप्शन बा है जल द्वारा, सा ऑप्शन है भोजन द्वारा, और ऑप्शन दा कह रहा है इनमें से नहीं। तो हैजा दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, जो हैजा फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, जल के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स की जानकारी कब हुई थी, 1975 में, 1969 या 1981 में, या फिर 1988 में। तो एड्स की जानकारी कब प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। तो एड्स की जो जानकारी प्राप्त हुई थी दोस्तों 1981 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषाणु पोलियो रोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एसिनस, ऑप्शन बा दिया गया है नियोन विषाणु, ऑप्शन सा है ब्रुनहिंडी विषाणु, ऑप्शन दा दिया गया है बैसिलस टिटनेस या स्ट्रेडियम टिटनाई। ठीक है, तो इसमें से बताना था कि इनमें से कौन सा पोलियो का विषाणु नहीं है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, कौन सा बैसिलस टिटनेस स्ट्रेडियम जो टिटनाई है ये पोलियो का विषाणु नहीं। ऑप्शन नंबर दा इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दन में स्वर यंत्र के नीचे श्वास प्रणाली के दाईं एवं बाईं ओर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बा आपका कह रहा है पैराथाइड ग्रंथि, ऑप्शन सा पिट्यूटरी ग्लैंड या थॉमस ग्रंथि। तो गर्दन में जो स्वर यंत्र के नीचे प्रणाली के दाईं तथा बाईं ओर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों आपका थायराइड ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है, थायराइड ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की अधिक सक्रिय होने की दशा क्या कहलाती है। अगर जो थायराइड ग्रंथि है वो अधिक सक्रिय जब हो जाती है तो उस दशा में से क्या कहा जाता है, वो अल्पा उटा कहलाता है, या अत्या उटा कहलाता है, या आ व बा दोनों कहलाता है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा, अत्या उटा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अत्या उटा कहते हैं। ऑप्शन दा इस क्वेश्चन में आपका बा इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन किसके स्रावित होता है। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो किससे स्रावित होता है, अल्फा सेल से, गामा सेल से, डेल्टा सेल से, या फिर बीटा सेल से। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो जो स्रावित होता है दोस्तों वो बीटा सेल से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, बीटा सेल से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर दा इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इंसुलिन की अधिकता में रक्त में अधिक हो जाता है। जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो रक्त में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की अधिकता, या ग्लूकोज की मात्रा, या श्वेत रक्त कण, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो रक्त में जो अधिक रूप में पाया जाता है वो ग्लूकोज की मात्रा उसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्णफेर के लक्षण। कर्णफेर के लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है दोस्तों, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए,
आपका ऑप्शन नंबर ए है ज्वार आता है कर्ण फेर से, या बा कह रहा है कि नाक कान मुख या फिर गले में पीड़ा होती है, या कान के नीचे सूजन आ जाती है, उपयुक्त सभी। तो कर्ण फेर के लक्षण हैं, तो कर्ण फेर किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों कान से, नाम ही कर्ण फेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। कर्ण फेर का जो लक्षण है कान के नीचे सूजन आ जाती है, जो कान का सबसे निचला भाग है उसके कोने पर दोनों तरफ सूजन आ जाती है, तो इसे कर्ण फेर का लक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं द्वारा रोग होता है कर्ण फेर, चेचक, पोलियो या फिर निमोनिया। तो जो जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों वो हो जाता है कौन सा? निमोनिया। निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब विषाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है वायु द्वारा फैलने वाला रोग। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा, फ्लैंग, चेचक या रिकेट्स। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आपका सही, क्योंकि जो चेचक है ये किसके द्वारा? वायु के संपर्क में आने से वायु में फैलने वाला रोग है। ऑप्शन सा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है ट्यूबरकलस बेसिलस या सल्मोनेला टाइफी, या ऑप्शन सा कह रहा है कि क्लास्ट्रीडियम टिटनी, या ऑप्शन दा है दोस्तों एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो टाइफाइड फैलाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है? सल्मोनेला टाइफी। ये एक प्रकार का जीवाणु है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है इनके कारण टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों की तपेदिक में लक्षण होते हैं। फेफड़े जो हो जाते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, श्वास फूलने लगती है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या उपयुक्त सभी। तो जब फेफड़ों में तपेदिक का लक्षण होता है, ठीक है, जब फेफड़ों में तपेदिक का लक्षण आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तब इस सिचुएशन में फेफड़े जो हो जाते हैं वो स्थायी रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, श्वास भी आपकी तब फूलने लगती है, ऑक्सीजन ढंग से आपके फेफड़े तक या लंग्स फेफड़ों के लंग तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इस रूप में आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरोला वायरस फैलता है चेचक से, छोटी मात्रा या टाइफाइड या फिर तपेदिक। तो वेरोला जो वायरस है वो किससे फैलता है? तो वेरोला वायरस जो फैलता है दोस्तों वो चेचक द्वारा फैलता है। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्षय रोग, जो क्षय रोग होता है वो फैलता है, यहाँ पर दिए गए हैं क्यूलेक्स द्वारा या वैसिलस द्वारा या फिर वायरस के द्वारा या फिर अमीबा के द्वारा। तो ये क्षय रोग, इसे टीबी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? टीबी रोग जो होता है उसी को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्षय रोग जो फैलता है दोस्तों वो किसके द्वारा फैलता है? वो वैसिलस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वैसिलस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बा आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ से बच्चे में पोषक आहार पहुंचता है। जो माँ होती है, ठीक है, माँ में जो पोषक आहार है वो बच्चे तक के सिचुएशन में पहुंचता है, जब गर्भावस्था का काल होता है, ठीक है, जब बच्चा जो होता है वह माँ की पेट में होता है, तो जो बच्चा है उसको पोषक आहार कैसे प्राप्त होता है? नाभि नाल से या पाचन यंत्र से या योनि से या फिर अमाशय के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माँ से बच्चे में जो पोषक आहार पहुँचता है वो नाभि नाल से द्वारा पहुँचता है। ऑप्शन आ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रीच डिलीवरी में बच्चे के कौन सा अंग सबसे पहले बाहर आता है? पहला ऑप्शन दिया गया दोनों पैर, सर या फिर दोनों हाथ या फिर सर तथा हाथ। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दोनों पैर, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन डिलीवरी की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें दोनों पैर। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की छोटी इकाई क्या है? तो वृक्क की छोटी इकाई, पहला ऑप्शन कह रहा है नेफ्रॉन, ऑप्शन है यूरेटर, ऑप्शन नंबर सा कह रहा है कि कार्टेक्स या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो वृक्क की जो छोटी इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को वृक्क की छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आ या ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोसील बीमारी है। जो हाइड्रोसील होती है वो पूछी गई है कि यह बीमारी होती है महिलाओं में
या पुरुषों में या फिर दोनों में या दोनों में ही नहीं। तो हाइड्रोसील पुरुषों की बीमारी है, ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन्स होता है। जो लड़कियों में मुख्य रूप से स्रावित होता है वो सेक्स हार्मोन्स क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि टेस्टोरान, या ऑप्शन बा है एफ हार्मोन, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर हीमोजिन। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, एस्ट्रोजन जो है वो लड़कियों में होने वाला, स्रावित होने वाला एक प्रकार का सेक्स हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लड़कियों में मासिक धर्म जो है वो कब प्रारंभ होता है? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के हैं तो अवध यूनिवर्सिटी एक ऐसी विश्वविद्यालय है, एक प्रकार का ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें को करिकुलर जो कोर्स होता है दोस्तों उसका पेपर अलग अलग होता है, यानी कि बॉयज़ का पेपर अलग होता है और गर्ल्स का पेपर अलग होता है। दो पेपर कराए जाते हैं को करिकुलर कोर्स के अवध यूनिवर्सिटी में, अवध विश्वविद्यालय में। बाकी सभी विश्वविद्यालय में केवल एक ही पेपर होगा जो बीए, बीएससी, बीकॉम छात्र तथा छात्राओं दोनों के लिए सफिशिएंट होगा, एक ही पेपर कराया जाएगा। केवल और केवल अवध यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दो पेपर करवाती है। ओके, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज़, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि लड़कियों में जो मासिक धर्म है वो प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यौन रोग है। ऑप्शन ए कह रहा है एड्स, या फिर गोनोरिया, या फिर सिफिलिस, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये सभी एक प्रकार के सेक्स रोग हैं, एड्स, गोनोरिया या फिर सिफिलिस, ये सब यौन संचारित रोग हैं। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि बच्चे का जन्म कब होगा? ठीक है, जैसे अब तो बहुत विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, अब कैसे डॉक्टर पता लगा लेता है कि बच्चे का जो जन्म होगा वो कब होगा? पेट की आकृति को देखकर, एक्सरे के द्वारा, या प्राथमिक मासिक चक्र की तिथि से, या अंतिम मासिक चक्र की तिथि से। तो दोस्तों किस प्रकार से पता चलता है? तो डॉक्टर को पता चलता है अंतिम मासिक चक्र की तिथि से, वो पता लगा लेता है कि बच्चे का जन्म कब होगा। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, शब्द दिया गया कि गे होता है। अब इसके बारे में मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर दिया गया गे होता है। ऑप्शन ए है पुरुष पुरुष, या बा ऑप्शन है महिला महिला, या महिला पुरुष, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो पुरुष पुरुष कहलाता है। ठीक है, ये पुरुष पुरुष को गे के रूप में कहा जाता है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिस्बियन कहा जाता है पुरुष पुरुष को, या महिला को, या महिला पुरुष को, या कोई नहीं। तो जो लेस्बियन है वो कहा जाता है किसको? वो कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? वह कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा शायद कंफर्म मैं नहीं हो पा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो बा आंसर होना चाहिए। महिला को क्या कहा जाता है? लेस्बियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बा इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी लेस्बियन की बात हो तो महिला होता है, और जब भी गे की बात हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? पुरुष पुरुष को गे के रूप में कहा जाता है, और महिला को किसके रूप में? लेस्बियन के रूप में जाना जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम एड्स वायरस देखा गया था। सर्वप्रथम एड्स वायरस को कब देखा गया था? तो पहला यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एड्स कब देखा गया था? 1980 में, 1981 में, 1982 में, या फिर 1983 में। तो सर्वप्रथम एड्स को जब देखा गया था दोस्तों, कब देखा गया था? तो वो देखा गया था 1981। ओके, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एड्स का पूरा नाम। एड्स का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एडिशनल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या ऑप्शन बा है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिम्पटम, या ऑप्शन सा कह रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, या ऑप्शन नंबर दा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का क्या नाम है? तो HIV से जो प्रभावित होने वाली कोशिका है, इसका जो नाम है दोस्तों वो T4 है। क्या नाम है इसका?
T4 कोशिका को, जो HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका है उसे T4 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था? लुक मॉन्टेगिनियर ने या रॉबर्ट सी गेलो ने, या ऑप्शन सा कह रहा है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड ने या फिर लुइस पास्चर ने। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, यानी कि रॉबर्ट सी गेलो ने 1984 में HIV का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर 1 मई? चलिए सभी लोग बताएंगे एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स होती है, एड्स की सीरमी जांच के उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है? एलिसा किट के द्वारा एड्स की जांच की जाती है, या वेस्टर्न ब्लॉट किट के द्वारा, या फिर ब्लड ग्रुप किट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो एड्स की जो जांच की जाती है दोस्तों वो किसके रूप में जांच की जाती है? तो वो एलिसा किट के द्वारा एड्स की जांच की जाती है। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स की उपचार की औषधि क्या है? एड्स के उपचार की औषधि तो जाइडोवुडाइन जो है ये एड्स के उपचार की प्रमुख औषधि है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्स से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जनसंख्या का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन पूछा गया है केलोग्राफी, ऑप्शन बा है मनोजीव विज्ञान, या बायोग्राफी, या फिर डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर द इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या में वृद्धि है मानव जनसंख्या में वृद्धि है लॉन्ग, या फिर स्थिर, या फिर एक्सपोनेंशियल, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव जनसंख्या जो वृद्धि है वो क्या है? वो दोस्तों वो एक प्रकार से इनमें से कोई नहीं यहाँ पर कहलाएगी, न लॉन्ग, न स्थिर, ना फिर एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट, ओजोन परत का, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, या मृदा अपरदन? तो मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या विस्फोट। ये मानव के द्वारा सबसे बड़ी समस्या का सामना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फैल रही है वो जनसंख्या फैल रही है। इस प्रकार देश में बहुत बेरोजगारी हो रही है। ओके, ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय, जो संतान हैं संतानोत्पत्ति के नियंत्रण के उपाय क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया गया हार्मोनल विधियों के द्वारा, या प्राकृतिक विधियों के द्वारा, यांत्रिक विधियां, या उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इन सभी विधियों के द्वारा संतानोत्पत्ति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है? यहाँ पर है बाध्याकरण, या फिर स्कोपी, माफ़ कीजिएगा। सा ऑप्शन दिया गया है कि ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन द है कि वॉक्सेटोमी, ठीक है, वॉक्सेटोमी। तो मानव जनसंख्या वृद्धि को अगर नियंत्रण करने के लिए जो चिकित्सीय विधि का उपयोग किया जा रहा है वो किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? तो वो बाध्याकरण की विधि द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नेटेलिटी, या ऑप्शन बा कह रहा है मॉर्टेलिटी, ऑप्शन सा है माइग्रेटरी, ऑप्शन दा कह रहा है इंटीग्रिटी। दोस्तों तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा मार्टेलिटी। मार्टिनेलिटी जो है
वो किसी खास समय में, किसी खास स्थान, किसी खास आबादी में जो मृत्यु की जो संख्या है उसको कहते हैं। तो ऑप्शन बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? पहला दिया गया डायफ्राम, मुख गली, या फिर निरोध, या फिर कॉपर टी। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा यानी निरोध। इनमें से जन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा यानी कि निरोध का प्रयोग स्त्री नहीं करती है। डायफ्राम एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है, मुखीय गली भी है, और कॉपर टी भी। ओके, तो ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकार पूछा गया है कि मानसिक विकार नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मानसिक विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि गठिया, ऑप्शन बा दिया गया है एपिलेप्सी, ऑप्शन सा है न्यूरोसिस, ऑप्शन सा दिया गया है कि साइकोसिस। तो मानसिक विकार पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो गठिया है मानसिक विकार की श्रेणी में नहीं आता, एक प्रकार का रोग है। बाकी न्यूरोसिस, एपिलेप्सी और साइकोसिस ये मानसिक विकार के रूप में जाने जाते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मानसिक रोग है टिटनेस या फिर न्यूरोसिस, नशीली दवाओं पर निर्भरता, या फिर शराब पीना। तो मानसिक रोग इनमें से कौन सा है? तो मानसिक रोग इसमें से शराब पीना एक प्रकार का मानसिक रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ। मानसिक रूप से स्वस्थ कौन है? जो आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, जो समाज में सुख कर रहे हैं, या उद्देश्यपूर्ण जीवन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है समाज में जो सुख कर रहे हैं उनको भी एक प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ ही मानेंगे। उद्देश्यपूर्ण हो जाती है तो जीवन, वो अभी एक प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ ही हैं, और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी। ओके, तो ऑप्शन दा यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका है, कांपना, अवसादन, डर और भय ये किसके लक्षण हैं? ये मिर्गी के लक्षण हैं, या फिर पार्किंसंस के लक्षण हैं, या फिर मानसिक रुग्णता, या फिर दिया गया है अल्जाइमर के। तो कांपना, अवसादन, जो डर है, या फिर भय, ये सब लक्षण जो हैं वो मानसिक रुग्णता के लक्षण हैं। सो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व माफ कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 नवंबर, या फिर 1 मई। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकोसिस क्या दिया गया है दोस्तों? साइकोसिस के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविकता से दूर हो जाना, तनाव पर लंबी प्रतिक्रिया, या चिंता या डर, या उपयुक्त सभी। तो साइकोसिस के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? वो उपयुक्त सभी, ये सभी एक प्रकार के साइकोसिस के लक्षण हैं, यानी कि अब वास्तविकता से दूर हो जाना इसको साइकोसिस के रूप में जाना जाता है। ओके, तनाव पूर्ण जीवन, यह भी, और चिंता और डर ये भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है? बेहतर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, या ऑप्शन बा है बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण, संचारी रोग से दूर होना, या फिर उपयुक्त सभी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का जो लक्ष्य है वो है क्या है? पहला लक्ष्य तो यह है कि बेहतर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सुविधा हो, यानी ये सबसे चरण रूप पर हो। दूसरा है कि बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण, और तीसरा आपका है संचारी रोग से दूर रहना। ये सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जनेवा, लंदन, या फिर पेरिस। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, WHO का जो मुख्यालय है वो जनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग 1990 में किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? कैटल के द्वारा, या गार्टन के द्वारा, या फिर स्टर्न के द्वारा, या फिर कुहलमान के द्वारा। तो सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो किया गया था 1980 में, वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था कैटल, किसके द्वारा?
कैटल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्नर एवं कुहलमान द्वारा कब दिया गया था? 1908 में या फिर 1912 में या 1915 में या 1916 में? तो ये दो कब दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था 1912 में। 1912 में सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्नर एवं कुहलमान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि है बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया? गाल्टन के द्वारा या फिर कुहलमान के द्वारा, कैटल के द्वारा या फिर टरमान के द्वारा? तो दोस्तों आपको बता दें, अगर यहाँ पर बुद्धिलब्धि की बात हो, बुद्धिलब्धि का जो संशोधित सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? टरमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है जो कि क्या पूछा गया है कि मनोवैश्लेषिक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेनर के द्वारा या पार्किंसंस के द्वारा या फिर फ्राइड के द्वारा, फिर या दिया गया है कि हैंसन के द्वारा? तो ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था किसके द्वारा? ये फ्राइडम के द्वारा दिया गया था। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया फ्राइडम, ठीक है। जो मनोवैश्लेषिक की स्थापना की गई थी वो फ्राइडम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपचार के लिए अक्सर शामक और ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं, मिर्गी या फिर मनोविकृति के रूप में या फिर प्रेशर के रूप में या फिर चिंता? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा, यानी चिंता। जो चिंता है एक प्रकार का, ये उपचार के लिए, चिंता के उपचार के लिए अक्सर शामक और ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइनोफोबिया डर है बिल्ली का, कुत्ते का, चूहे का या फिर अंधेरे का? तो दोस्तों एक प्रकार का जो साइनोफोबिया एक प्रकार का रोग है जो कि किसके कारण होता है? ये होता है कुत्ते के द्वारा। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बा नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य का जो लक्ष्य है वो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बूढ़ों की देखभाल, ऑप्शन बा कह रहा है कि बीमारों की देखभाल, सभी के स्वास्थ्य में सुधार या बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। सभी के स्वास्थ्य में सुधार ये सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य है। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है संचारी रोग की रोकथाम और नियंत्रण। बा ऑप्शन है अंधेपन की रोकथाम या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य या स्कूल सेवाएं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह कहलाता है अंधेपन की रोकथाम। ओके, ऑप्शन बा यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपका दा नंबर जो आपका बा नंबर ऑप्शन है अंधेपन की रोकथाम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वैशेषिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया? मई 1947 में या फिर मई 1984 में या अगस्त 1985 में या फिर मई 1963 में? तो दोस्तों जो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी मई 1974 में। कब प्रारंभ किया गया था वैश्विक टीकाकरण? मई 1974 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वभौम प्रतिक्षरण कार्यक्रम शुरू किया गया 1974 में या फिर 1963 में या फिर दिया गया 1984 या फिर 85 में? तो दोस्तों भारत में सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1985 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। सो ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंट्रात्वचीय रूप में किसके इंजेक्ट किया जाता है? पोलियो वैक्सीन या फिर डीपीटी या फिर बीसीजी? और ऑप्शन दा दिया गया है बी और सी दोनों। तो इंट्रात्वचीय रूप में किसे इंजेक्ट किया जाता है? तो इंजेक्ट किसे किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है बीसीजी को। किसको? बीसीजी को त्वचीय रूप में
इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीटी जिसे द्वि संयोजक टीका कहा जाता है वो कब दिया जाता है? 9 से 15 महीने पर, या फिर 18 से 24 महीने पर, या 5 से 6 वर्ष, या फिर दा कह रहा ऑप्शन नंबर दा कि 10 वर्ष पर। तो दोस्तों जो डीटी है यानी जिसे द्वितीयक संयोजक टीका के नाम से जानते हैं, ये दिया जाता है कब? 5 से 6 वर्ष में। 5 से 6 वर्ष के जब हो जाता है तब दिया जाता है डीटी का इंजेक्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक सिद्धांत। प्राथमिक सहायता का सिद्धांत क्या है? प्राथमिक सहायता का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दुर्घटना के कारणों को हटाना, या रोगी की सांस रुकने पर सीपीआर देना, या पीड़ित की सहायता करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा आपका। प्राथमिक सहायता का जो प्रमुख उद्देश्य है ये सभी है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पट्टी का प्रकार नहीं है। दोस्तों पट्टी से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पट्टी के प्रकार और कौन सी पट्टी है, ठीक है, और कौन सी पट्टी किस रोग में या किस रूप में प्रयोग किया जाता है। पट्टी का प्रकार पूछा गया नहीं है। पहला है त्रिकोणाकार पट्टी, ऑप्शन नंबर बा है लिपटी पट्टी, ऑप्शन सा दिया गया है चौकोर पट्टी, और दा दिया गया है ट्यूबुलर पट्टी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पट्टी का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सा जो चौकोर पट्टी है ये एक पट्टी के प्रकार में नहीं है। बाकी त्रिकोणाकार पट्टी, चपटी पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी ये सभी किसके पट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन सा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पट्टी को गांठ लगाने का तरीका। पट्टी को जो गांठ है उस पर लगाने का तरीका है। पहला है रीफ गांठ, ऑप्शन सा दिया गया है कि ग्रसनी गांठ, ऑप्शन सा कह रहा है आ व बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सा आंसर हो जाएगा। आ व बा दोनों यहाँ पर आपके सही आंसर होंगे। अब अगला प्रश्न है जो कि पूछा भी गया है 2022 सत्र में। दोस्तों 21 सत्र और 22 सत्र के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग करते हैं सिर को बांधने में, या घायल उंगलियों को बांधने में, या जांघ के घाव में, या फिर कंधे के घाव में। तो ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग, जो ट्यूबुलर पट्टी है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो घायल व्यक्ति हैं उनकी उंगलियों में बांधने का के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों नाक के रक्त आने पर घायल को क्या कहते हैं? जब नाक से रक्त आने लगे कि घायल से क्या कहेंगे कि आप किस प्रकार से? मुंह से सांस लीजिए, या फिर 10 से 15 मिनट तक नाक को पिच करें, या व्यक्ति को आगे की ओर झुकने को कहें, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल मिलाकर के कितनी अस्थियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मानव शरीर में आप सबको पता है कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206 अस्थियाँ मानव शरीर में कुल मिलाकर के पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है फ्रैक्चर के प्रकार हैं खुले फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, सरल व जटिल फ्रैक्चर, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी एक प्रकार के फ्रैक्चर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर दा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी का प्रकार नहीं है। पाचन तंत्र पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, या हृदय पेशी। तो यहाँ पर पेशी का जो प्रकार नहीं है वो पाचन तंत्र एवं पेशी, ये पेशी के प्रकार नहीं है। अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशी ये सभी पेशी के प्रकार एक प्रकार के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि संक्रमण रोग के क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्रमण रोग के फैलने से रोकने में निम्न का उपाय किया जाता है। नोटिफिकेशन, सूचना, या फिर पृथक्करण, आइसोलेशन, या प्रतिरक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो संक्रमण रोग के फैलने के लिए रोकथाम जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? इन सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी पृथक्करण, प्रतिरक्षण, सूचना और ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत, ज्वार, या फिर वसूचिका, पेचिश, अतिसार आदि के जो रोगी हैं उनके मलमूत्र का निसंक्रमण करने में उपयोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोनिलिक एसिड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर पोटास। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कार्बोनिक
एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग फैलता है, डिप्थीरिया जो रोग है वो विषाणु के द्वारा फैलता है या फिर जीवाणु के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा या फंगस के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। तो डिप्थीरिया जो रोग है दोस्तों वो जीवाणुओं के कारण फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है जिसे डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का उद्भव काल है। जो खसरा रोग है उसके उद्भव होने में उसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 7 से 14 दिन, 12 से 26 दिन, 6 सप्ताह या फिर 20 दिन। तो दोस्तों खसरा रोग के उद्भव का जो कार्यक्रम है वो 7 से 14 दिन का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 से 14 दिन का उद्भव काल होता है खसरा का। अगला प्रश्न देखो जो कि पूछा गया, डिक टेस्ट किया जाता है स्कारलेट ज्वार होने पर या डिप्थीरिया होने पर या फिर मम्पस होने पर या फिर कुकुर खांसी होने पर। तो डिक टेस्ट कब किया जाता है? तो डिक टेस्ट स्कारलेट ज्वार होने पर इसका जांच किया जाता है। ऑप्शन आ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स का उद्भव काल है, चिकन पॉक्स का उद्भव काल है 7 से 10 दिन या 10 से 12 दिन या फिर अगला है ऑप्शन सा 12 से 16 दिन या 6 से 20 दिन। तो दोस्तों चिकन पॉक्स का जो उद्भव काल होता है वो कितने दिनों का होता है? वो 10 से 12 दिन का होता है। कितने? 10 से 12 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र की भांति इंद्रियां हैं, कान, दांत, बाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेत्र की भांति जो इंद्रियां हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं कान। क्या कहलाती हैं? कान जो है वो नेत्र की भांति एक इंद्री है, बाकी दांत और बाल ये इंद्रियों के रूप में नहीं आती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेत्र की भांति कान भी एक प्रकार की इंद्री है। अगला प्रश्न है, आकार व आकृति के आधार पर शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? आकार व आकृति के आधार पर शरीर में जो हड्डियों का प्रकार है वो 6 प्रकार। ठीक है, आकार व आकृति के आधार पर मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो कि है पूछा गया है कि कर्णफेर में प्रभावित होने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि या फिर ऑप्शन सा दिया गया पिट्यूटरी ग्रंथि और द ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा आपका हो जाएगा, पैरोटिड ग्रंथियां। कर्णफेर में प्रभावित होने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि आपकी है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण, दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा चरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा चरण है? तो ये चरण कौन सा कहलाता है? ये बा, द्वितीय चरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों, भोजन को अन्न प्रणाली से गुजार देने के लिए बंद होने वाली ढक्कन जैसी संरचना क्या है? यहाँ पर दिया गया है टाइंसिल्स या फिर एपिगिटाइसिस या फिर स्वर यंत्री या फिर ग्रसनी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? ऑप्शन नंबर आ आपका दिया गया है 4, ऑप्शन बा दिया गया है 2, सा है 1 और द ऑप्शन कह रहा है 3। तो दाहिने फेफड़े में जो लोब होते हैं वो कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नाक के अंदर पतले बाल क्या होते हैं? जो नाक के अंदर पतले पतले बाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सीलिया, बलगम या फिर टाइंसिल्स या फिर सेसलेसमा झिल्ली। तो नाक के अंदर जो पतले बाल हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वयस्क बास के लिए चिकित्सा शब्द है। यहाँ पर दिया गया टेंसिल्स, स्वर यंत्र,
श्वास नली या फिर ग्रसनी। तो वैक्स वास्क है जो वाक्स के लिए जो चिकित्सक शब्द है वो क्या कहलाता है? वो जो शब्द है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वो स्वर यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द है। जो विड पाइप है उसके लिए चिकित्सा शब्द है श्वास नली या फिर ब्रोकाई या फिर दिया गया है एपीलोटिस या ऑप्शन दा दिया गया है कि घेंघा। तो विड पाइप के लिए जो चिकित्सा शब्द है वो चिकित्सा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो श्वास नली के लिए किया गया है। किसके लिए? श्वास नली के लिए। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों जो कि दिया गया है फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको सांस छोड़ना कहा जाता है या खांसी कहा जाता है या सांस देना या फिर सांस लेना? तो इसमें क्या कहा जाता है? सांस लेने की प्रक्रिया को, फेफड़ों में जो हवा को अंदर और बाहर लेने की जो प्रक्रिया है उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, सांस लेना। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरस्थि का आकृति होता है, जो उपरास्थि होती है उसका आकार कैसे होता है? वो एस आकार की होती है, टी आकार की होती है, यू आकृति की होती है या फिर सी आकृति? उपरास्थि, ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, उरास्थि दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, अक्षर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, जो कि दिया गया है उरास्थि का आकृति जो होता है वो किस प्रकार से होता है? वो एस आकार की होती है या फिर टी आकार की होती है? तो दोस्तों जो उरस्थि है, उरस्थि का जो आकृति होता है वो टी आकार की होती है। किस प्रकार से? टी आकार। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अस्थि को जिह्वा अस्थि के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर दिया गया कंठिका अस्थि, बा ऑप्शन है खोपड़ी की हड्डी, कपाल की अस्थि या चेहरे की हड्डी। तो इनमें से कौन सी अस्थि? तो आपका जो कंठिका अस्थि है दोस्तों, कंठिका अस्थि को जिह्वा अस्थि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मनुष्य के पास कितने कशेरुक होते हैं? 33 कशेरुक होते हैं, 30 होते हैं या फिर 26 या फिर 122? तो मनुष्य के पास लगभग कितने होते हैं? 33 कशेरुक होते हैं। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मेरुदंड कितने क्षेत्र में विभाजित होता है? तो मेरुदंड कितने क्षेत्र में विभाजित है? तो ये विभाजित है 4 क्षेत्रों में। कितने? 4 क्षेत्रों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर दा यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 10, 15, 14 या फिर 12? तो एक हाथ में जो उंगलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं दोस्तों यहाँ पर 14। कितनी होती हैं? एक हाथ में 14 उंगलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नितंबम अस्थियां के ऊपर विस्तारित भाग को क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है या फिर आसनस्थि कहा जाता है या जंघस्थि कहा जाता है या फिर कटी कहा जाता है? तो निम्न अस्थियां जो होती हैं, ठीक है, निम्न अस्थियां के ऊपर जो विस्तारित भाग है उसको क्या कहा जाता है? इलियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सेलेशक संधि को क्या कहा जाता है? सेलेशक संधि को क्या कहा जाता है? चल संधि कहा जाता है या तंतुमय संधि कहा जाता है या उपस्थिमय संधि कहते हैं या गर्तिका संधि कहते हैं? तो सेलेशक संधि को कहा जाता है, सेलेशक संधि को क्या कहा जाता है? चल संधि के रूप में से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? यहाँ पर दिया गया है टार्सल या फीमर या फिर दिया गया ऑप्शन नंबर सा पैटेला या टिम्बिया। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, लंबी पूछी गई, बड़ी नहीं पूछी गई, यहाँ पर लंबी अस्थि पूछी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमर आपका सही आंसर है। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि है? तो अग्रपाद, ह्यूमरस या अल्ना या रेडियस या फिर कार्पल्स? तो इनमें से दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आ, ह्यूमरस जो है वो अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर फिगर दिया गया, इसका अर्थ पूछा गया, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया गया है,
ठीक है। और इसमें बीच बीच में ये देखे हैं, ये लोब दिए गए हैं। तो इनमें से पूछा गया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रास्ता साफ है ये इंडिकेट कर रहा है, या यहाँ ठहरो, या फिर रास्ता बंद है, या रास्ता घूम कर गया हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है रास्ता बंद है। क्या कर रहा है, रास्ता बंद है। आप देखेंगे जब आप रोड पर आप ट्रेवल करते हैं तो कहीं कहीं पर ये सिंबल्स बने होते हैं, कहीं पर इस प्रकार टी आकार का सिंबल बना होता है, कहीं एल आकार का सिंबल बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सिंबल है वो इंडिकेट कर रहा है कि रास्ता बंद है। अगला देखिए, अगला ये दिया गया स्वास्तिक का निशान, इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर स्वास्तिक के आकार का अर्थ क्या है फर्स्ट ऐड में। पहला ऑप्शन है कुशल है, यहाँ ठहरो, या गंदा पानी है, या फिर रास्ता बंद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो स्वास्तिक का जो निशान होता है वो कुशल, फर्स्ट ऐड में कुशल के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। इस आकार को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लगभग आज के इस मॉडल पेपर में हमने 200 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और अगर आप मुख्य रूप से यही पीडीएफ तैयार कर लेते हैं, यही क्लास से आप तैयार कर लेते हैं, तो आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो हमारे इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। बाकी 2022 सत्र के क्वेश्चन पेपर आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। वह क्वेश्चन पेपर भी आप ज़रूर देख कर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जो लगभग 2 घंटे की होगी, जिसमें आपके पूरे सिलेबस को मैं यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करूंगा। पूरे यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं हल करा दूंगा। केवल 2 ही वीडियो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट रहेगी। 2 दिन अगर आप इसको 1-1 घंटे देख लेते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो आपको, प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो आपको करना ही करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ओके। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल का जो नाम है वो है एसपीएस स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, ओके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।